हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी रिवॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि G20 की इंफॉर्मेशन दरअसल क्या है। G20 पे हमने देखा, अभी प्रीलियम में क्वेश्चन भी आया था। G20 की प्रेसिडेंसी भी इस साल हमारे पास है 2023 के लिए। तो इसके लिए भी G20 का एक अलग तरीके का महत्व हमारे लिए बनता है। इसलिए हम इस लेक्चर में ट्राई करेंगे कि G20 की टोटल इंफॉर्मेशन देखने का, और इस G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास होने के मायने क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे इंडिया के लिए क्या होंगे, ये टोटल जानकारी इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है महेश। शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि G20 की इंफॉर्मेशन क्या है और किस तरीके की। पहले तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि G20 का ओरिजिन कहाँ पे है, G20 का ओरिजिन कैसे हुआ है। पहले तो G7 जो है वो G7 हमें अभी दिखाई देता है, बट उसके भी पहले G8 एक ग्रुप 8 कंट्री का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे हम G8 बोला करते हैं। बट 2014 में क्या होता है, 2014 में क्या होता है कि रशिया को उसमें से बाहर निकाला जाता है। इसका रीजन ये था कि रशिया ने उस समय भी यूक्रेन पे आक्रमण किया था, और यूक्रेन का जो क्रीमिया नाम का एरिया है, क्रीमिया जो एरिया है उसके ऊपर अतिक्रमण किया था, वो हत्या लिया था। और अभी जो क्रीमिया का एरिया है वो रशिया के पास है, और अभी भी रशिया न्यूज में किसके लिए है, यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने के लिए रशिया न्यूज में है। तो 2014 में भी एक बार रशिया ने यूक्रेन का एक एरिया हत्या लिया था, वो था क्रीमिया। उसको मद्देनजर रखते हुए तब G8 ने बाकी जो कंट्रीज है रशिया छोड़ के, उन्होंने रशिया को G8 ग्रुप से निकालने का फैसला किया। इसके लिए वो जो ग्रुप था वो 8 कंट्रीज का ग्रुप नहीं, 7 कंट्रीज का ग्रुप रह गया। इसके लिए वो जो G8 था वो G7 बन गया। अभी क्या हो गया, तो G7 यहाँ पे पिक्चर में आता है। उसके बाद G20 दरअसल न्यूज में आता है, एस्टेब्लिश G20 की होती है। अभी G20 के एस्टेब्लिश अगर हम देखेंगे तो वैसे तो G20 के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2008 की एस्टेब्लिशमेंट है। वैसे तो 1997 में उसका ओरिजिन माना जाता है, बट मेरे हिसाब से 2008 में एक फॉर्मल तौर पे, एक लीगल तौर पे G20 की एस्टेब्लिशमेंट होती है। वो आगे हम देखेंगे कैसे। बट यहाँ पे 2008 में एक ऑफिशियल तौर पे G20 एक ग्रुप निकल के सामने आता है, उसका ओरिजिन होता है। और उसका रीजन ये था कि हम हमारे खुद के कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन तो देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। हर एक देश उसके इकोनॉमी के बारे में सोचता है, बट ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो यहाँ पे हमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में सोचना होगा। ये जब समझ में आया तब यहाँ पे G20 ये जो ग्रुप है उसका ओरिजिन होता है। वहां पे सिर्फ डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री एक साथ इकट्ठे होकर फिनेंशियल कंडीशन पे चर्चा करते हैं, और बाद में बाकी भी सब्जेक्ट वहां पे चर्चा के लिए ऐड किए गए, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे पहले अगर G7 की बात हम करेंगे ना, तो ज्यादातर इसमें जो महासत्ता कंट्रीज है, सुपर पावर कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वही कंट्री हमें दिखाई देती। बट G20 का अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी हमें दिखाई देती। तो ये भी हमें समझना होगा। ये तो उसकी इसके ओरिजिन की बात होगी। अभी क्या बात आती है कि G20 की बात आती है। पहले तो हमें समझना होगा कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से देश है। वहां पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैप पे हमें दिखाई दे गए। पहले तो रशिया G20 का मेंबर है। हाँ, रशिया G7 का अभी मेंबर नहीं है, मतलब वो G7 इसके लिए ही हुआ है G8 से कि रशिया उसमें से बाहर निकाला गया था रशिया को। इसके लिए वो अभी G7 हुआ है, बट G20 का मेंबर रशिया है अभी तक। तो यहाँ पे रशिया मेंबर G20 का होगा। उसके साथ साथ इंडिया G20 का मेंबर है। इसके लिए तो इंडिया के पास अभी 2023 की प्रेसिडेंसी है, मतलब हम अब G20 को होस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो चाइना मेंबर है। उसके बाद साउथ कोरिया है, जापान है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरेबिया है, इटली है, तुर्की है, यूके है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। ये जो देश है, ये देश हमें G20 के मेंबर
यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे ग्रुप 20 इसका मतलब ये नहीं है कि 20 देशों का मिलकर एक ग्रुप बना है। यहाँ पे 19 कंट्रीज है और ये कौन है, एक है यूरोपियन यूनियन। ये हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे 20 देशों का एक ग्रुप है, इसमें कंफ्यूजन आपको होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 19 कंट्रीज है और 20वां यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में खुद में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज है, वो सबकी मिलके एक पार्लियामेंट भी है उनकी, जिसे हम यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहा करते हैं। तो वो सब मिलके G20 का एक पार्ट है जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। सो 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ये मिलके G20 बना हुआ है। सो आगे जाकर अगर हम देखेंगे तो G20 दरअसल है क्या, ये समझने की जरूरत है। सो G20 की अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो G20 किसे कहते हैं, पहले तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ये फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है। ये पहले ही आपको बताया है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको हम IMF कहते हैं, उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक है, इसके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमें समझना होगा। उसके साथ साथ G20 का महत्व जो है, इंपॉर्टेंस जो है, वर्ल्ड की 80% GDP G20 से बिलोंग करती है। उसके साथ साथ 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो बिलोंग करता है वो G20 कंट्रीज से बिलोंग करता है। उसके साथ साथ 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलोंग करती है G20 कंट्रीज से। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, आगे भी दिया गया है, मैंने पिक्चर में आपको दिया गया है। अभी ये जो G20 है, अगर आसान सी भाषा में हमें समझना होगा कि G20 में कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पहले तो 19 कंट्रीज जो मैंने पहले बताई आपको, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसे हम IMF कहते हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये भी हमें समझना होगा। यहाँ पे चार्ट जो दिया गया है, इस चार्ट में G20 का इंपॉर्टेंस हमें दिया गया, जैसे कि 80% ऑफ ग्लोबल GDP जो बिलोंग करता है वो G20 कंट्रीज से बिलोंग करता है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो बिलोंग करता है वो G20 से बिलोंग करता है। 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो बिलोंग करती है वो G20 कंट्रीज से बिलोंग करती है। सो ये G20 का इंपॉर्टेंस है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। उसके साथ साथ अगर हम आगे देखेंगे तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ डिड G20 कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका जो उगम है, इवॉल्वमेंट, जो उसकी इवोल्यूशन जो इसका हुआ है वो कहाँ पे, ये हमें समझना होगा। पहले तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 टू 1999 में हुआ था। वहां पे हमने देखा कि उस फाइनेंशियल क्राइसिस का जो असर था वो डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, उसके साथ साथ डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमीज पे भी पड़ा था। सो वहां पे पहली बार वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को ये समझ में आने लगा, ये जरूरत उनको महसूस होने लगी कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी का विचार किया जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबलाइज कैसे होगी इसके ऊपर डिस्कशन होगा। सो वहां पे पहली बार दरअसल ये बात रखी गई। तो तब तक क्या था, तब तक G7 था। तो 1999 में फर्स्ट टाइम G7 के साथ साथ G7 में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलके एक ग्रुप बनाएंगे, एक डिस्कशन सबमिट करेंगे। बट यहाँ पे 1999 में ऐसा कहीं भी नहीं डिसाइड हुआ था कि यह परमानेंट एनुअल डिस्कशन होगा, ये सिर्फ एक बार बुलाया जाना था। तो इसके लिए मैंने कहा कि 1999 में हम ऐसा नहीं मान सकते कि वहां पे G20 के एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और इसमें भी कंट्री के हेड नहीं बुलाए गए थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स नहीं बुलाए गए थे। इसमें सिर्फ जो अलग अलग कंट्रीज है उनके फिनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब हुए थे। अभी हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके गवर्नर, उसके साथ साथ यूनियन फिनेंस मिनिस्टर है, वो यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। और 1999 में पहली बार इस तरह का डिस्कशन हुआ था।
बट उसके बाद ये जो मीटिंग है वो कंटिन्यू नहीं होती है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि परमानेंट बेसिस पे नहीं था, ये सिर्फ टेम्पररी बुलाया गया था। तो इसके लिए 1999 में G20 का जो उगम है, जो इवोल्यूशन है, ये हम मान सकते हैं। बट मजबूत तौर पे अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट हम देखेंगे तो 2018 में है, क्योंकि 2018 में फिर एक बार फिनेंशियल क्राइसिस से वर्ल्ड गुजरता है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज गुजरती है। सो यहां पे दरअसल एक मजबूत तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जरूरत निर्माण हो गई हमारे सामने कि हमें एक ऐसा ग्रुप परमानेंटली बनाया जाना चाहिए हमारे तरफ से। उसमें सिर्फ वर्ल्ड के फिनेंशियल क्राइसिस पे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे चर्चा होगी, एक एक अच्छे तरीके का निर्णय लिया जाएगा। सो यहाँ पे पहली बार ये जरूरत महसूस हुई। सो इसके लिए यहाँ पे 2018 से G20 की एस्टेब्लिशमेंट होती है और एनुअल समिट वहां पे डिक्लेयर होती है कि एनुअल इसकी समिट होगी, और यहाँ पे पहली बार वर्ल्ड के फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पे चर्चा होगी, अलग अलग तरीके से निर्णय लिए जाएंगे, ये डिसाइड हुआ था। बाद में अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, वो आगे हम देखेंगे। उसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक जैसी बैंक है, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट खुद के दिखाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, और उनके भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। अगर इकोनॉमी में हम देखेंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम देखेंगे, तो वर्ल्ड बैंक का और IMF का एक अलग तरीके का महत्व है, ये भी हमें समझना होगा। ये यहाँ पे इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, ये हमें यहाँ पे समझाया गया है। आगे अगर हम जाएंगे तो फिनेंशियल क्राइसिस का एरिया जो है वो एरिया दिया गया है, यहाँ पे मैप में आपको दिखाई दिया होगा। उसके साथ साथ हाउ G20 वर्क्स, अभी G20 काम कैसे करता है ये समझना सबसे जरूरी है कि G20 एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक ग्रुप है, वहां पे जो ग्लोबल फिनेंस है, ग्लोबल फिनेंशियल कंडीशन है, वहां पे स्टेबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, वो सब सही है, बट वो काम कैसे करती है ये समझना होगा। पहले तो इसके दो डिवीजन हम कर सकते हैं। वहां पे फिनेंस ट्रैक है, इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दो तरीके की यहाँ पे चर्चाएं होती है। एक मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं फिनेंस ट्रैक, वहां पे सिर्फ फिनेंशियल चीजें जो होती है वो डिस्कस की जाती है, और दूसरा जो ट्रैक होता है, दूसरी जो मीटिंग होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसका एक अलग तरीके का इंपॉर्टेंस है वहां पे, वो है शेरपा ट्रैक। अभी ये शेरपा ट्रैक क्या है, फिनांस ट्रैक क्या है, ये आपको समझाता हूँ। पहली तो फिनांस ट्रैक ये जो वर्ड दिया है यहाँ पे फिनांस है, इसका मतलब यहाँ पे चर्चा किसकी होगी, वर्ल्ड फाइनेंस की चर्चा होगी। वर्ल्ड में फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे उसकी चर्चा होगी, और यहाँ पे पार्टिसिपेट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं होंगे। इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो फिनेंशियल मिनिस्टर और गवर्नर जो है, वो गवर्नर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे दिया है फिनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड देयर डेप्यूटीज, मतलब गवर्नर, एक आसान तरीके से समझेंगे तो। सो यहाँ पे सेंट्रल, हर एक कंट्री जो मेंबर कंट्रीज है, उसके हर एक कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, उसके साथ साथ उस कंट्री के यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर है, ये दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और देश की तरफ से खुद का एक ओपिनियन वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे, बताएंगे। ये हो गई फिनेंस ट्रैक। उसके साथ साथ शेरपा ट्रैक है। अभी शेरपा अगर समझना होंगे, अगर आप माउंटेन में जाएंगे, हिमालय में अगर जाएंगे, माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाएंगे, तो वहां पे आप अगर माउंटेनियर है, आप चढ़ने जा रहे हो, तो आपको मदद करने के लिए वहां का एक लोकल शेरपा दिया जाता है। लोकल एक गाइडेंस, एक गाइड जो है वो आपको दिया जाता है, उसको वहां पे शेरपा कहा जाता है, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय या कोई भी माउंटेन सर करते समय वो हमें गाइड करेगा, वो हमें मदद करेगा, उसे हम शेरपा कहते हैं। बट यहाँ पे शेरपा किसे कहते हैं, जो हमारे देश की बात प्रधानमंत्री की तरफ से रखेगा, उसे हम यहाँ पे शेरपा कहते हैं। आगे जाके ये भी बताऊंगा आपको मैं कि हमारा इस साल का जो शेरपा है वो शेरपा कौन है, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो चर्चा की जाती है, जैसे कि
फिनांस ट्रैक में क्या चर्चा की जाती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल इश्यूज, फिनेंशियल रेगुलेशंस, ऐसी इस सब्जेक्ट पे चर्चा की जाती है। उसके साथ साथ शेरपा ट्रैक में पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट एंड एनर्जी, ये जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट है, इनके ऊपर डिस्कशन होता है। और वहां पे भी शेरपा क्या करता है, प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब हमारी कंट्री की तरफ से जो ओपिनियन होगा वो ओपिनियन रखने का काम करता है। अभी ये भी हमें समझना होगा कि इस साल के जो शेरपा है वो शेरपा कौन है। तो ये जो शेरपा है ये मिस्टर अमिताभ कांत, ये हमारे इस साल के शेरपा है। और इसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे कि ये शेरपा की जो नियुक्ति होती है किस तरीके से होती है, वहां पे क्या क्वालिफिकेशन लगता है, उसकी कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया है। बट ज्यादातर जो शेरपा नियुक्त किए जाते हैं हर एक कंट्री की तरफ से, ये सिर्फ इंडिया का शेरपा नहीं होता, हर एक कंट्री के अलग अलग शेरपास वहां पे आते हैं, उनकी मीटिंग होती है, वो जो ट्रैक होता है उसको हम शेरपा ट्रैक्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो शेरपा है वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कंट्री डिसाइड करेगी कि कौन हमारा शेरपा होगा। और इसी ट्रैक में जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स देश के होते हैं वो भी वहां पे सहभागी हुए होते हैं, ये भी हमें समझना होगा। आगे जाके अगर हम देखेंगे तो G20 जो हम यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, वहां पे इंडिया की डिमांड क्या होगी, मतलब इंडिया की वहां पे मांग क्या होगी, इंडिया क्या है वहां पे जो डिमांड करेगा, वो डिमांड क्या होगी, किस तरह की डिमांड होगी, उसके कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि ग्रीन डेवलपमेंट यहाँ पे दिया गया है, ग्रीन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस, ये जो सब्जेक्ट है ये रखा जाने की संभावना है। उसके साथ साथ एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ, ये जो है ये रखने की संभावना है। उसके साथ साथ एक्सेलरेटिंग प्रोग्राम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन भी वहां पे है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दिया गया है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बात हो सकती है। उसके बाद मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी एंड 3 फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, इसके बारे में बात हो सकती है। और वुमन लेड डेवलपमेंट, इसके बारे में भी बात हो सकती है। और इसमें से ही एक क्वेश्चन अभी G20 के बारे में पूछा गया था, और उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत की डिमांड हो सकती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूछा गया था डायरेक्टली। तो इसके लिए भी G20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारी जो थीम है, जो इस तरीके से थीम आपको दी गई है, उसके साथ साथ वसुवैध कुटुंबकम, इसका अर्थ ये होता है कि टोटल वर्ल्ड जो है वो हमारा एक कुटुंब है, ये टोटल वर्ल्ड जो है वो हमारे एक फैमिली है, ये अर्थ इसका होता है। इसके लिए ही वहां पे दिया गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सो ये भी हमें पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आ सकता है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हु आर द मेंबर ऑफ G20, जैसे कि मैंने मैप आपको दिखाया, उसमें टोटली आपको समझा दिया गया था कि G20 के मेंबर कौन कौन से देश है। उसके साथ अगर हम एक इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो स्पेन जो है ना यहाँ पे, वो नॉन मेंबर इनवाइट है, जो परमानेंट इनवाइट होता है, जो कि G20 का मेंबर नहीं है, बट इनवाइट किया जाता है स्पेन को परमानेंट तौर पर। सो ये जो जो माइक्रो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो जो यूपीएससी कभी कभी खेल सकता है। तो अभी तो प्री हो गई है, अभी सभी जगह डिस्कशन चल रहा है कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज कैसे कर दिया, बच्चों पे क्या असर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती है, बट ये जो बातें होती है इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि यूपीएससी का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न इज अ पैटर्न, ये यूपीएससी लेके चलता है। तो कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार ही रहना है। तो इस हिसाब से अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आगे अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द G20, मतलब जो ये प्रेसिडेंसी दी जाती है हर कंट्री को, उसके साथ साथ इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, G20 का कहाँ पे भी हेडक्वार्टर नहीं है। जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होगी उसी कंट्री में उसका एक साल के लिए जो एक्टिविटीज है वो वहां से ही चलेगी। सो इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है, तो ये भी हमें समझना होगा। तो यहाँ पे क्या है, हर एक कंट्री को प्रेसिडेंसी दी जाती है, उसके लिए कंट्रीज के 5 ग्रुप वहां पे डिवाइड
5 ग्रुप में वो कंट्रीज की गई है, और हर एक ग्रुप में 4 से ज्यादा कंट्रीज नहीं होंगी, ऐसा एक रूल है। 4 से कम हो सकते, बट 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके साथ साथ इसका जो जो काम चलता है, इसका जो एक्टिविटी चलती है, वो ट्रॉइका इस कॉन्सेप्ट पे चलती है। अभी ये ट्रॉइका क्या है आगे मैं समझाऊंगा, पहले ये जो ग्रुप्स है वो आपको समझाता हूं। इस तरह से आपको यहाँ पे दी गई है। वहां पे इंडिया अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है वो सेकेंड ग्रुप में यहाँ पे डाला गया। इंडिया को कहाँ पे डाला गया है? सेकेंड ग्रुप में यहाँ पे इंडिया दिखाई देता है फर्स्ट नंबर पे। और यहाँ पे इंडिया के पास 2023 की हमें यहाँ पे प्रेसिडेंसी मिली हुई। सो यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है, ग्रुप फिफ्थ है, और इसी ग्रुप में अलग अलग कंट्रीज डाली गई है, और ये परमानेंट बेसिस पे डाली गई। पहले ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है। उसके बाद थर्ड ग्रुप में 3 कंट्रीज है, 4 से कम कंट्री एक ही ग्रुप में है थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप 3 कंट्री, ऐसे हमें ध्यान में रखना है। अर्जेंटीना है, ब्राजील है, मैक्सिको है। और उसके बाद फोर्थ ग्रुप में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके है। और फिफ्थ ग्रुप में चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया है। ये 5 ग्रुप है। और यहाँ पे दूसरा एक रूल ये है कि अगर मान लो दूसरे ग्रुप में एक प्रेसिडेंसी गई है इस साल, तो अगले साल सेम ग्रुप में हम प्रेसिडेंसी नहीं दे सकते, दूसरे ग्रुप में हमें देना पड़ेगा। मतलब ग्रुप सेकंड छोड़ के बाकी ग्रुप में ये प्रेसिडेंसी जा सकती है। ग्रुप सेकंड में 2024 की प्रेसिडेंसी नहीं आएगी। सो ये एक रूल है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये अभी आपको समझ में आया होगा। आगे हमें ट्रॉइका की जो कॉन्सेप्ट है ये समझने है। उसके पहले ये जो ग्रुप है वो मैप के जरिए भी मैं आपको दिखाता हूं। पहला अगर हम ग्रुप देखेंगे उसमें है कनाडा, यूएसए और सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज है। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप में उसमें इंडिया है, रशिया है, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका है और तुर्की है, ये देश है। उसके साथ साथ अगर थर्ड ग्रुप की हम बात करेंगे तो वहां पे ये 3 कंट्रीज है जो कि मैंने आपको बताई है पहले। और जो फोर्थ ग्रुप है उसमें ये जो यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर हमें दिखाई दे रही है, ये यूरोपियन कंट्रीज है। और जो फिफ्थ ग्रुप है उसमें चाइना और साउथ कोरिया, जापान और यहाँ पे इंडोनेशिया हमें दिखाई दे रहा है। ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो लिस्ट यहाँ पे मैंने दी है आपको, ये लिस्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये लिस्ट दरअसल अगर आपको लगता है कि ये रटनी चाहिए तो रट लो, क्योंकि ये पता ही होना चाहिए। इस साल में हम इसको होस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगले साल यूपीएससी यहाँ पे फोकस कर सकती है। और जब भी ये होता है तो यूपीएससी माइक्रो लेवल पे जाके कभी कभी क्वेश्चन पूछती है। और अभी तो यूपीएससी ने क्लियर तौर पे बता दिया गया है कि नो पैटर्न इज पैटर्न, कोई भी मेरा पैटर्न नहीं है, यही पैटर्न है यूपीएससी का। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो वहां तक जाके हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी हम वो क्रैक कर सकते हैं। आगे हमें जो कॉन्सेप्ट समझनी है वो आगे कॉन्सेप्ट समझनी है ट्रॉइका की कॉन्सेप्ट। अभी ट्रॉइका की कॉन्सेप्ट क्या है? अभी मान लो 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इसके पहले 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। इंडोनेशिया ये कंट्री जो है वो पिछले साल प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, और 2024 में ये प्रेसिडेंसी जाएगी ब्राजील के पास। राइट, ये 3 कंट्रीज होगी। अभी इंडिया जो होस्ट कर रहा है ना, उसमें इसके पहले जिस कंट्री ने होस्ट किया था उसकी मदद लेगा इंडिया। मतलब यहां पे इंडोनेशिया के साथ यहां पे काम किया जाएगा, इंडोनेशिया की मदद लेगा होस्ट करने में। और अगले साल वाली जो कंट्री है जो ब्राजील है, वो भी इंडिया के साथ वहां पे रहेगी, ताकि अगले साल वो जब होस्ट करने वाली है तो उनको होस्ट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। उनको पहले से पता होगा कि इंडिया ने जैसे होस्ट किया था वैसे हमें होस्ट करना है। सो इसे कहते हैं ट्रॉइका, जहां पे 3 कंट्रीज मिलके काम करती है। जो पहले एक्सपीरियंस्ड कंट्री होती है और जो करंट कंट्री है वो होती है, और उसके साथ साथ फ्यूचर में जो होस्ट करने वाली है वो कंट्री होती है, ताकि इसकी जो कड़ियां है वो कड़ियां कहीं पे भी मिस ना हो सके, वो कंटिन्यू वैसे ही रहे। ये ट्रॉइका के कॉन्सेप्ट है। आगे जाके व्हाट अबाउट द कोऑपरेशन विद एंड विद इन G20। अभी G20 के बीच में कोऑपरेशन क्या क्या है ये भी हमें समझना होगा, या वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें समझना होगा। उसके पहले
अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि G20 का सपोर्ट करते हैं, G20 उनका सपोर्ट लेता है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी गई है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। वहां पे फिनेंस स्टेबिलिटी बोर्ड है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है जिसको हम OECD कहते हैं, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO। बट ज्यादातर यहाँ पे जो ऑफिशियल तौर पे इसके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। यह हमें समझना हो। बाकी सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उनका कोई फॉर्मल तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता या कंपलसरी नहीं है, वो हो भी सकते हैं प्रेजेंट, नहीं भी हो सकते। ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि वो इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन सपोर्ट करेगा, कौन नहीं सपोर्ट करेगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय G20, जैसे कि मैंने पहले से बताया कि उसका मूल उद्देश्य क्या था, उसके बाद पॉलिटिकल कुछ सब्जेक्ट भी वहां पे ऐड किए गए, वो यहाँ पे सविस्तर रूप में दिए गए। फिनेंशियल मार्केट्स पे डिस्कशन होता है, उसके साथ साथ टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड, एग्रीकल्चरल, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, फाइट अगेंस्ट करप्शन, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन जॉब मार्केट 2030, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सब सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। उसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल की अगर हम बात करेंगे तो कंट्री टू कंट्री क्या एंगेजमेंट हम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे शेरपा ट्रैक में डिस्कशन होता है, वो पहले में मैंने आपको बताया है। आगे अगर हम जाके देखेंगे तो व्हाट आर इंडियाज प्रायोरिटीज इन G20 समिट, वो जो चार्ट मैंने दिखाया था उसमें सब चीजें मैंने आपको बताई कि इंडिया के वहां पे डिमांड या प्रायोरिटीज क्या क्या होंगे, ये सब हमने वहां पे देखा है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स ऑफ G20 के अचीवमेंट्स क्या है, या G20 के इसको कह सकते हैं हम फायदे क्या क्या है जो कि आगे जाके इसके मेंबर्स को और वर्ल्ड को होने वाले। एक तो फ्लेक्सिबल है, मतलब वहां पे डिस्कशन होता है, अच्छे से डिस्कस किया जाता है और उसके बाद अच्छे से डिसीजन लेने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज भी है और डेवलपिंग कंट्रीज भी है। उसके साथ साथ इंक्लूसिव है, मतलब सिर्फ मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करते, जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। वो डिपेंड होता है जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी है, वो कंट्री डिसाइड करेगी कि किसको इनवाइट करना है और किसको इनवाइट नहीं करना है। जो कि नॉन मेंबर है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, मतलब जब भी वर्ल्ड में कोई क्राइसिस आता है तब G20 आगे आके मदद करता है फिनेंशियल में। उसके साथ साथ फैसिलिटेट एंड इंक्रीज इन लैंडिंग, मतलब यहाँ पे फिर से वही दिया गया है, वो क्या है कि फिनेंशियल क्राइसिस में G20 आगे जाके फायदेमंद हो सकता है और इसके पहले भी फायदेमंद हुआ है। उसके साथ साथ 2018 का जो फिनेंशियल क्राइसिस था वहां पे भी G20 ने क्या किया था, इमरजेंसी फंडिंग अवेलेबल की थी। इसके वजह से फिनेंशियल क्राइसिस को फाइट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को एक अलग तरीके की फोर्स मिली थी, बल मिला था। उसके साथ साथ इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स है, मतलब इंटरनेशनल जो टैक्स स्टैंडर्ड्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए G20 की मदद हो सकती है और हो भी रही है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। उसके साथ साथ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है उसके बारे में बात की गई है, 5.4 एंड 8.72 ग्लोबल GDP बाय 2030, मतलब इस G20 के एफर्ट से जो 5.4 से GDP जो है वो 8.7% तक बढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे दिया गया है। मतलब GDP बढ़ने के लिए, मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ाने में G20 का एक हाथबार है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों भी कंट्री है, इसके लिए बैलेंस्ड तरीके से ये काम कर सकती है। उसके साथ साथ कार्बन न्यूट्रलिटी, मतलब हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और 1.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, तो इसके लिए हमें कार्बन एमिशन CO2 एमिशन जो है वो कम करना होगा। तो इसके बारे में भी जो G20 है वो
काम करने में सफल हो सकता है और उसमें भी एक योगदान दे सकता है और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा सकता है। ये उसका एम भी है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रोम डिक्लेरेशन का जो है वो एग्जाम्पल दिया गया। दे हैव अडॉप्टेड द रोम डिक्लेरेशन, मतलब G20 में रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। इसके लिए कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए G20 कैसे काम करता है वो भी हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ G20 ने क्लाइमेट रिस्क एटलस भी जारी किया गया था, मतलब एक मैप के जरिए अलग अलग तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो आगे आने वाले समय में हमारे लिए कैसे खतरा बन सकता है, ये एक एटलस के जरिए दिखाया है, मैप के जरिए दिखाया है। और उसको टैकल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, G20 वहां पे कैसे योगदान दे सकता है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। उसके साथ साथ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय G20। अभी G20 के पास चैलेंजेस भी तो है, तो वो चैलेंजेस कौन कौन से है, ये चैलेंजेस भी हमें देखने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। सो ये चैलेंजेस क्या है कि नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स, मतलब यहाँ पे डिस्कस तो आप बहुत चीजें कर लेंगे बट वो इन्फोर्समेंट करने के लिए कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। दूसरा ही पॉइंट यहाँ पे क्या है कि नॉट लीगली बाइंडिंग, मतलब डिस्कस कर लेंगे, एक डिसीजन ले लेंगे, सब वहां पे हाँ 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 करेंगे, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है हर एक कंट्री। तो हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आएंगे, सब कुछ कबूल करेंगे और अपने अपने कंट्री में जाके फिर वही बातें करेंगे, फिर वही एक्टिविटीज करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, ऐसा यहाँ पे बोला गया, मतलब वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रीज है G20 के मेंबर्स है, जैसे कि चाइना है, चाइना यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो इलीगल एक्टिविटीज करता रहता है, और साउथ चाइना सी का अगर सराउंडिंग एरिया देखेंगे तो वहां पे इंडोनेशिया भी है। तो ये दोनों जो है, चाइना और इंडोनेशिया, दोनों G20 का पार्ट है, फिर भी इसके वजह से उनको झगड़ना पड़ता है, उनके बीच में एक तनाव है। उसके साथ चाइना और इंडिया के बीच में भी तनाव है, तो ये बात हमें समझना होगी। उसके साथ साथ रशिया ने जो एक्टिविटीज यूक्रेन के साथ रशिया कर रहा है, जो आक्रमण यूक्रेन के ऊपर बार बार करता है, तो ये रशिया जो है वो G20 का पार्ट है। तो ये G20 का मेंबर अगर ऐसे बिहेवियर करने लगा तो उसके ऊपर G20 क्या डिस्कस करेगी, उसके ऊपर G20 क्या एक्शंस लेगी। अगर ये एक्शंस लेने में G20 असक्षम था, मतलब वहां पे साबित होता है, तो आगे आने वाले समय में G20 का कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा, कोई वैल्यू G20 को नहीं देगा, ये भी हमें समझना होगा। उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है वो बार बार रशिया पे सैंक्शन लगाती है, हर एक कंट्रीज पे बार बार सैंक्शन लगाने की कोशिश करती है, यूएसए भी वो करता है, तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं और इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, उनके इकोनॉमी पर भी असर होता है जो कि निगेटिव है, वो भी हमें समझना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे नाटो का एग्जाम्पल दिया गया है, नाटो के साथ जो रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट बरसों से चल रहा है, वो भी हमें उसके बारे में भी डिसीजन लेना होगा, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। चाइनीज स्ट्रेटेजीज जो, जैसे कि मैंने आपको बताई, वो उसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, रशियन टेरिटोरियल एग्रेशन इन जॉर्जिया एंड क्रीमिया, क्रीमिया के ऊपर जो हत्या लिया है क्रीमिया यूक्रेन के पास से, उसके बारे में 2024 में तो 2014 में जो डिस्कशन हुआ था वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी रशिया की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, कुछ तो डिसीजन लेना होगा। जॉर्जिया में भी वैसा हुआ है, उसके ऊपर कुछ तो डिस्कशन लेना पड़ेगा, कुछ तो एक्शंस लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिस्कशन तक ये सीमित रहेगा या सिर्फ डिस्कशन भी उसके ऊपर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं G20 की जो वैल्यू है वो आने वाले समय में कम हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ साथ व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, मतलब आगे अगर G20 को एक वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, या इसकी जो अहमियत है ये और बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस है इसकी ये और बढ़ानी है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो कैनॉट बी ए पैनासिया फॉर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, मतलब G20 अकेली वर्ल्ड के टोटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, ये पहले समझना होगा। और ये समझने के बाद बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमने वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, इनको यहाँ पे समाविष्ट किया है, वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, OECD है,
ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इनको भी समाविष्ट करना होगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे ये डेवलपमेंट जो है वो कर सकेंगे। मतलब G20 ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव आने वाले समय में हो सकता है, ये यहाँ पे बताया गया। उसके साथ साथ बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनल मेंबर्स में ही कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर भी डिसीजन लेना होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, चाइनीज एग्रेसिव पॉलिसी है, ये सबके ऊपर हमें डिस्कस करना होगा, डिसीजन लेना होगा और ज़रूरत पड़ने पे एक्शन भी लेना होगा, अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो। अगर G20 को एग्जिस्ट करना है तो ये सब G20 को करना होगा, ये यहाँ पे बोला गया। और यहाँ पे इंडिया शुड फोकस अपॉन, इंडिया ने कहाँ पे फोकस करना है ये यहाँ पे बोला गया है। वहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड बैरियर सैंक्शंस जो लगाए जाते हैं उसके अगेंस्ट इंडिया ने खड़ा होना चाहिए। इंटर कंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कस करने चाहिए। मतलब चाइना इंडिया में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर भी डिस्कस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ एडवोकेट फॉर द ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन, एक जो वर्ल्ड पीस है उसके साथ साथ वर्ल्ड में हर एक कंट्री में कॉपरेशन हो, इसके ऊपर भी एक स्टैंड इंडिया ने रखना होगा, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे G20 का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन हमारा खत्म होता है। टोटल G20 की जो इंफॉर्मेशन है आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। सो यही G20 की इंफॉर्मेशन आपको समझने का मेरा उद्देश्य था। सो आशा करता हूँ ये फुलफिल हुआ होगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन और अलग अलग तरीके के फ्री प्रोग्राम्स आपके लिए लॉन्च किए जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पे होंगे तो स्टडी रिवॉल्यूशन ट्विटर ऑफिशियल है वो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पे होंगे तो इंस्टा स्टडी रिवॉल्यूशन IAS नाम का पेज है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे अलग अलग अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। सो यहाँ पे आपकी मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से मैं G20 की इंफॉर्मेशन दे सका हूँगा, अच्छे से पढ़ा पाया हूँगा। अगर आपको लगता है ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर लगता है नहीं बेनिफिशियल है तो कमेंट में बताइए मुझे कि आपको क्या इंप्रूवमेंट इसमें चाहिए, मैं ज़रूर वो करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे रुकता हूँ, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।